वही 3 मंजिला मकान, वही बंद दरवाजे। उस सुबह उस घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। लेकिन उस समय उस घर की हवा को अगर कोई पढ़ पाता तो रात और सुबह के बीच जो हुआ वो महसूस होता। और ये ऐसी कहानी थी जिसे अब कोई भी बदल नहीं सकता। कुछ ही घंटों बाद इस घर से एक ऐसी कहानी बाहर आने वाली थी जिसने पूरे लखनऊ को हिला दिया। और इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है जानते हो? जहां दुश्मन बाहर से नहीं आया था बल्कि घर के अंदर ही था। और सवाल ये नहीं था कि मानवेंद्र सिंह कहां गए, सवाल ये था कि क्या वो सच में कभी घर से बाहर भी निकले। 20 फरवरी 2025 सुबह के करीब 4:30 बजे लखनऊ के आशियाना इलाका में रहने वाले एक करोड़पति बिजनेसमैन अचानक गायब हो जाते हैं। 50 साल के मानवेंद्र सिंह अपने घर से बिना किसी को बताए कहीं चले गए थे। कम से कम शुरुआत में तो सबको यही लगा। सबसे पहले उनकी गैर हाजिरी नोटिस की उनके 20 साल के बेटे अक्षत ने, और उसी ने अपने पिता की मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज कराई। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की, धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि ये कोई साधारण मिसिंग नहीं, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। आखिर मानवेंद्र सिंह कहाँ गए और ऐसा क्या हुआ कि उनके बेटे को मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ी? सवाल तो बनता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस घर में कौन सा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने मानवेंद्र के साथ ऐसा किया और पुलिस उन पर शक कर रही है? मानवेंद्र सिंह लखनऊ के सेक्टर एल में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका 3 मंजिला बड़ा सा घर था। ग्राउंड फ्लोर ज्यादातर खाली रहता था। मिडिल फ्लोर पर उनके भाई और भाभी रहते थे और तीसरी मंजिल पर मानवेंद्र अपने 2 बच्चों के साथ, एक 21 साल का अक्षत और एक 17 साल की कृति। अगर आपने गौर किया होगा तो अभी तक उनके पत्नी का जिक्र नहीं आया, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत 9 साल पहले ही हो गई थी। कुछ कहते हैं कि उनकी ब्रेन सर्जरी के चक्कर में मौत हुई, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चलता है कि घर के झगड़ों के कारण उसने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन सवाल ये है कि एक एक करके हर व्यक्ति उस घर से कहाँ जा रहा था और क्यों जा रहा था। सच चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उस घटना के बाद मानवेंद्र ने अपने दोनों बेटों को अकेले ही पाला। वो एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन थे। उनके कई लीकर स्टोर और पैथोलॉजी लैब थे और पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि अक्षत और कृति की जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन मानवेंद्र का एक सिद्धांत था, वो चाहते थे कि उनके बच्चे पैसे की कीमत समझें, और इसी कारण वो अपने बेटे अक्षत को कभी खुलकर खर्च करने के लिए पैसे नहीं दिए। जब अक्षत की स्कूलिंग खत्म हुई तो मानवेंद्र चाहते थे कि वो नीट की तैयारी करे और मेडिकल लाइन में जाए, ताकि आगे चलकर फैमिली बिजनेस में मदद कर सके। अक्षत पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए ये उम्मीद बहुत अजीब भी नहीं थी। लेकिन अक्षत की रुचि मेडिकल में नहीं थी। उसने नीट की तैयारी छोड़कर बीकॉम करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी मानवेंद्र ने उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला, बल्कि उसने अपने लिकर स्टोर में मैनेजर का काम ले लिया, जिसकी सैलरी थी सिर्फ 17,000 महीने। उनका मकसद साफ था, वो चाहते थे कि उनका बेटा मेहनत करे और पैसे की कीमत समझे। लेकिन शायद अक्षत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पड़ोसियों के हिसाब से अगर माना जाए तो वो बहुत ही शांत और अच्छा लड़का था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, फालतू इधर उधर घूमना फिरना नहीं था। बचपन से उसने घर में काफी तनाव देखा। माँ की मौत, रिश्तेदारों के बीच झगड़े, शायद इन्हीं सब चीजों ने उसके स्वभाव को और ज्यादा शांत कर दिया था। फिर 2005 की शुरुआत में एक घटना हुई जिसने बाप बेटे के रिश्ते को और भी खराब कर दिया।
घर से अचानक कीमती जेवर गायब हो गए। शुरुआत में शक घर के नौकरों पर गया और पुलिस शिकायत भी दर्ज हुई। शुरुआत में शक नौकरों पर गया और फिर बाद में बेटी पर गया, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद यह साफ पता चला कि वो गहने किसी और ने नहीं, उसकी बेटी ने नहीं, बल्कि अक्षत ने ही चुराए थे। और ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी वो करीब 5 लाख रुपए लेकर कानपुर भाग चुका था। जब ये चीज मानवेंद्र को पता चली तो उन्होंने पुलिस केस वापस ले लिया, क्योंकि वो अपने बेटे को जेल नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन जेल तो नहीं गया अक्षत, फिर भी उसके बाप बेटे के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए और एक दूसरे से भरोसा उठ गया। अब वो उसके हर कदम पर नजर रखने लगे थे और यही चीज अक्षत को अंदर ही अंदर खटकने लगी थी। 19 फरवरी की रात दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ। बताया जाता है कि मानवेंद्र ने लिकर स्टोर के लाइसेंस रिन्यूअल के लिए करीब 50 लाख रुपए अलग रखे थे। जब उन्होंने वो पैसे गिने तो उसमें से भी काफी रकम गायब थी और उनको तुरंत समझ में भी आ गया कि ये काम किसका हो सकता है। दोनों में काफी भयानक बहस हुई और उसी दौरान मानवेंद्र ने अक्षत को थप्पड़ मार दिया और गुस्से में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर उसके ऊपर तान दी। उन्होंने गोली तो नहीं चलाई, लेकिन उस पल ने अक्षत को अंदर से अपमानित कर दिया था। उस रात अक्षत सो नहीं पाया। वो बार बार उसी घटना के बारे में सोचता रहा और धीरे धीरे उसके अंदर का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने एक फैसला लिया, और वो एक फैसला सब कुछ खत्म कर देने वाला था। 20 फरवरी सुबह 4:30 बजे जब पूरा घर सो रहा था तो मानवेंद्र के कमरे से गोली की आवाज आती है। ऐसा क्या हुआ था? क्या उन्होंने खुद अपने आप को गोली मार ली थी या किसी और ने? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मानवेंद्र के रूम में किसने गोली चलाई होगी? उसके नौकर ने, उसके बेटे अक्षत ने, या उसकी बेटी ने? क्योंकि उसके पैसे के पीछे सब थे, लेकिन वो पैसा किसी को भी हासिल नहीं था। यह मानवेंद्र सिंह ने खुद गोली चलाई किसी और के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर, अपने नौकर के ऊपर, या अपने बेटे के ऊपर? आगे चलते हैं स्टोरी पर और जानते हैं कि हकीकत क्या हुआ था। 20 फरवरी सुबह करीब 4:30 बजे जब पूरा घर सो रहा था, अक्षत अपने पिता के कमरे में गया। महेंद्र गहरी नींद में थे। अक्षत ने वही राइफल उठाई जो उसके पिता ने उसके सर पर तानी थी। दोनों की हाथापाई के बीच गोली की आवाज आई और उस गोली की आवाज को सुनकर उसकी बेटी कृति दौड़ते हुए उस कमरे में आई। कमरे में पहुंची तो देखा भाई के हाथ में राइफल है और उसके पिता जमीन पर पड़े हुए मिले। अक्षत ने अपनी बहन से कहा कि ये सब गलती से हो गया है और वो संभाल लेगा। कुछ कारण रहा होगा अक्षत, आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? कुछ तो बताइए। गलती से हो गया था। गलती से कैसे हो सकता? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसने कृति को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसका भी वही हाल होगा। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे केस को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। अक्षत ने अपने पिता की बॉडी को तीसरी मंजिल से घसीट कर ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचाया और एक खाली कमरे में छुपा दिया। फिर उसने एक ऐसा काम अंजाम दिया जो मेरे हिसाब से शायद कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। फिर उसने एक बड़ा नीला प्लास्टिक ड्रम खरीदा। जब बॉडी उसमें फिट नहीं हुई तो उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ हिस्से ड्रम में रखे। जब बॉडी उस ड्रम में फिट नहीं हुई तो उसने अपने ही पिता के हजारों टुकड़े कर दिए। क्या आप सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई बेटा अपने बाप को इतना घिनौना अंजाम कैसे दे सकता है? और उसकी सिर्फ एक वजह, पैसा। क्या पैसे के लिए कोई इतना ज्यादा गिर सकता है कि अपने ही बाप को ना पहचाने? उसने कुछ हिस्से ड्रम में रखे और बाकी कार की डिग्गी में डालकर करीब 21 किलोमीटर जंगल फेंक दिए। कपड़े और बेडशीट जला दिए ताकि कोई सबूत ना रहे। लेकिन इसके बाद जो उसने किया वही इस केस का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। अक्षत ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, पापा लौट आओ। उस ग्रुप में उसने परिवार और दोस्त को जोड़ कर रखा कि उसके पिता सुबह से गायब हैं और उन्हें ढूंढने में मदद करें। वो खुद पुलिस स्टेशन गया और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई, जैसे कि वो अपने पिता को ढूंढने वाला परेशान बेटा हो। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सच
बहुत ज्यादा देर तक छुपा नहीं और असलियत सामने आ ही गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि मानवेंद्र के तीनों मोबाइल फोन एक ही समय पर लखनऊ में बंद हुए थे, जो अक्षत की कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। फिर परिवार के लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अक्षत का व्यवहार काफी अजीब था। 23 फरवरी को पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने कहा कि उसके पिता ने आत्महत्या की है, फिर कहा उसने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई, लेकिन ये कहानी ज्यादा देर तक छुपने वाली नहीं थी। आखिरकार सबूतों के सामने उसका झूठ टिक नहीं पाया और उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया। घर के ग्राउंड फ्लोर में रखा वो नीला ड्रम खोला गया और उसमें से मानवेंद्र सिंह के शरीर का निचला हिस्सा बरामद हुआ। बाकी बॉडी पार्ट्स भी बाद में जंगल से बरामद किए गए। ये सब देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से आने वाला लड़का अपने ही पिता के साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन इस केस में आज भी कई सवाल बाकी हैं। क्या ये सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला था या फिर ये एक सोची समझी हुई साजिश थी? क्योंकि पुलिस को यह भी पता चला कि घटना के 2 दिन पहले अक्षत ने 2 चाकू ऑर्डर किए और इस केस में सबसे ज्यादा अगर कोई टूटा तो वो है कृति। बचपन में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था और अब अपने ही भाई के हाथों अपने पिता को, और इसीलिए आज तक कोई इंसानी फितरत को समझ नहीं पाया। और ये केस आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक बेटा अपने ही बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही खतरनाक स्टोरी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।